हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोग? सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो आज की वीडियो में हम बिजनेस स्टडी क्लास 12th की पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सेकेंड लेसन, पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडी का, जो कि है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए चलिए पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो ये कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं जिससे हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में? आज का टॉपिक होगा, एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं आज का टॉपिक, वो लेंदी टॉपिक है, इसलिए एक ही टॉपिक ले रहा हूँ मैं आज के दिन, मतलब इस वीडियो में, मतलब यूट्यूब वीडियो में, मतलब यूट्यूब चैनल में, मतलब आपने की। तो क्या है? फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? आइए विस्तार से हम जानते हैं क्या होता है। सॉरी। तो फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल होती है फ्यूल की, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें विस्तार से, मतलब कि। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो पहली प्रिंसिपल है आपकी डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या होती है? आइए चलिए विस्तार से हम समझते हैं इसमें, इस वीडियो में। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट टास्क और यूनिट इंस्टेड ऑफ assessing the whole work to one person. One task or unit of work should be assigned to one person according to capability, qualification, experience of the person. When a person is performing a part of job again and again, he will become perfect and specialize in doing that, and efficient लेवल विल बी इम्प्रूव्ड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल कहता है आपका कि काम को डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल यूनिट ऑफ टास्क में, छोटे छोटे भागों में काम को डिवाइड कर देना चाहिए। और एक एक ही बंदे को मतलब काम नहीं देना चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स बना के काम देना चाहिए। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बना लो और उसको असाइन करो वर्क को, तब काम एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट और विद एफिशिएंसी होगा, मतलब कि आपका। तो और क्या कह रहा है ये? मतलब वर्क दो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि कितना अनुभव है, क्या क्वालिफिकेशन और उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वर्क दो किसी भी बंदे को, ये पर्सन को, जो भी आपके फॉर्म में काम कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मतलब कि। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, मतलब कि। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है आपका सेकंड प्रिंसिपल, जो कि है आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए चलिए विस्तार से हम समझते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आपका, मतलब कि। तो चलिए जानते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स authority means power to take decision. Responsibility means obligation to complete the job assigned on time. According to this principle, there must be balance or between the authority and responsibility. Excess of authority without matching responsibility may bring negative result, and excess of responsibility without matching authority will not allow the worker to complete the work on time. There is no need to sorry parity between both of these best result। तो इससे क्या समझते हैं? इसको हिंदी में विस्तार से समझते हैं, आइए चलिए जानते हैं। तो क्या कहना चाहता है ये? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, मतलब कि अथॉरिटी क्या है? आपके आपके पास पावर हो जाती है टू टेक डिसीजन। पावर होती है अथॉरिटी, मतलब कि जितने भी डिसीजन होते हैं अथॉरिटी से ही लिए जाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक ऑब्लिगेशन होती है, टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम होता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अथॉरिटी अगर ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव रिजल्ट डालेगी। और एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट द अथॉरिटी, मतलब कि वर्कर को काम नहीं कर पाएगा वो ऑन टाइम। मतलब कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी
विदाउट दी अथॉरिटी हो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो समय पे काम नहीं कर पाएगा वर्कर। तो ये पॉइंट मतलब ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है आपका मतलब कि। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, जो कि नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। थर्ड 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 प्रिंसिपल है आपका डिसिप्लिन। अगर बाहर की कोई भी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा। सॉरी फॉर दी मतलब आउटसाइड वॉइस मतलब कि आपका। तो क्या थर्ड प्रिंसिपल की हम बात कर रहे थे जो कि है आपका डिसिप्लिन। चलिए जानते हैं डिसिप्लिन क्या प्रिंसिपल कहती है मतलब विस्तार से। तो discipline refers to general rule regulation for systematic working in organization. Discipline do not means only rule and regulation, but it also means developing commitment in employee towards the organization as well as towards each other. Fuel insist insist that discipline is required at supreme as well as subordinate level. The discipline rules shall not be applicable only on the subordinate, but discipline required good uh, superior at every level. Clean fair agreement between superior and subordinate, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। तो क्या कहना चाहता है ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल मतलब कि ये कहना चाहता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो मतलब कि काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब डिसिप्लिन, विदाउट डिसिप्लिन कुछ हो नहीं सकता अचीवेबल। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ये मतलब फ्योल की प्रिंसिपल में कहा गया है आपकी। तो ये क्या है मतलब कि ये है मतलब आपके डिसिप्लिन डू नॉट मीन्स सेट ओनली रूल एंड रेगुलेशन। इट ऑल्सो मीन्स डेवलपिंग कमिटमेंट इन द एम्प्लॉय टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ईच अदर। तो मतलब ये क्या होता है कि एक वो होती क्वालिटी डेवलप करता है एम्प्लॉय के अंदर फॉर कमिटमेंट ऑफ वर्क टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब कि दूसरों के प्रति भी मतलब काम के प्रति और दूसरों के प्रति मतलब ये तो ये होता है डिसिप्लिन। और ये क्या होता है, ये होता है ऊपरी स्तर पर और निचली स्तर पर। मतलब कि जो सुपीरियर पदों में बैठे हैं और सबॉर्डिनेट जो नीचे की पदों में बैठे हैं वो उनके लिए होता है डिसिप्लिन। मतलब कि दोनों तरफ से मतलब दोनों दोनों उसमें होता है मतलब कि जगहों में। और क्या कहना चाहता है, बस यही कहना चाहता है आपका ये मतलब कि। तो इस प्रिंसिपल से हम ये समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि आपका आपका फोर्थ प्रिंसिपल है आपका मतलब कि। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है आपके अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, बिकॉज इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर from more than one boss, then he will get confused and he will not able to understand that what those order must be executed first. And on other hand, if employee is receiving order from more than one boss, he get chance to give excuse by saying that he is busy in executing the order of other boys to avoid confusion and to give no chance of excuse to the employee. The order must be come from one boss only. तो इसका क्या कहना चाहता है ये पॉइंट मतलब ये प्रिंसिपल आपका फोर्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। तो मतलब कि कोई भी काम अगर आप वन बॉस से ले रहे हो मतलब कि सॉरी मतलब ये नहीं मतलब अगर आपको कोई भी काम मिल रहा है फ्रॉम मतलब कि एक बॉस से ज़्यादा, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और कंफ्यूजन पैदा क्रिएट करने लग जाएगा। तो मतलब कि काम एक बॉस से ही होना चाहिए, लेना चाहिए और मतलब एग्जीक्यूट होना चाहिए प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग मतलब कि। और ये बस ये इसमें इसमें यही है कि कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा और एक्सक्यूज़ नहीं मिल पाएगा एम्प्लॉय को कि वो कंफ्यूज्ड है मतलब कि ज़्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करने के लिए। तो ये पॉइंट ये कहना चाहता है। फिफ्थ प्रिंसिपल को जानते हैं, अगले प्रिंसिपल को जानते हैं। तो अगला प्रिंसिपल है फिफ्थ प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है मतलब ये प्रिंसिपल, आइए चलिए विस्तार से समझते हैं इस पॉइंट को, इस प्रिंसिपल को सॉरी मतलब कि। According to this principle, one unity means one plan, that the effort of all members, employees of the organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goal.
if this principle is applied, it lead to coordination. Each department group have a common goal, must be one hand and one plan only. तो इसका क्या मतलब है, ये क्या प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है आपका? तो ये प्रिंसिपल कहना चाहता है आपका वन यूनिट वन प्लान होना चाहिए, मतलब कि ये प्रिंसिपल कहना चाहता है आपका। और ये एंड दैट इज़ द एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स and employees of organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goal। तो मतलब कि क्या है, सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी ग्रुप बने हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक कॉमन एफर्ट, उनके जितने भी कॉमन एफर्ट है वो वन डायरेक्शन में गोल के मतलब जगह जानी चाहिए, मतलब उसी डायरेक्शन में मतलब वर्कआउट करना चाहिए कॉमन गोल टू अचीव द कॉमन गोल, मतलब कॉमन गोल एंड एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है आपका, मतलब कि तो ये ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है, सॉरी हाँ, मतलब कि तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, जो कि है आपका सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो क्या ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, चलिए जानते हैं। तो क्या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी suspected the interest of individual or employees in the organization. All employees are working with some object and there is always an object of organization. If the objective of the individual are in the same direction of organization, then there is no problem. If the object of both group are in different direction, then the manager must reconcile the individual effort with the organizational goal. If it is not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organizational goal। तो ये क्या कहना चाहता है आपका, मतलब कि तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल पॉइंट। तो चलिए विस्तार से हम समझते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहना चाहता है, मतलब कि वही जो पहली प्रिंसिपल ये मतलब पहला प्रिंसिपल था आपका, उसी के थोड़ा सा अंतर है इस प्रिंसिपल में। तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है आपका, मतलब कि तो ये कहना चाहता है इंडिविजुअल एफर्ट को रिकंसाइल करना चाहिए टू द ग्रुप एफर्ट। मतलब कि ग्रुप एफर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको इंडिविजुअल एफर्ट को मतलब डायरेक्शन देनी चाहिए टू अचीव द कॉमन गोल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसमें क्या है, अगर इंडिविजुअल एफर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ नहीं है, तो इंडिविजुअल एफर्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल गोल को प्राप्त करने में, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त करने में, मतलब कि तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है आपका, मतलब कि तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है आपका सेवन्थ प्रिंसिपल, मतलब कि रेमुनेशन ऑफ पर्सन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, चलिए जानते हैं इसको, इस प्रिंसिपल को। According to this principle, employees in the organization must be fairly paid adequately to give them maximum satisfaction. The employees should be paid fair wages and salaries which would give at least a reasonable standard of life. The remuneration must be fair and just and fair, because if the employees are underpaid, they will not satisfy. An unsatisfied person can never contribute his maximum effort towards the organizational goal. This lead to the employee turnover, or to have the stability in the organization. To get maximum effort from the employees must be fairly paid। तो मतलब ये प्रिंसिपल क्या है कहना चाहता है, रेमुनेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो कि बहुत सिंपल है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द वर्क उसको वेजेस पे करने चाहिए कोई भी इंडिविजुअल को, मतलब जितने भी ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसको अगर काम से कम पैसा मिला, मतलब जितना काम है उसके उसके एवरेज में उसको जितना भी अगर कम पैसा मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दी वर्क,
डन बाय द एम्प्लॉय तो वो गलत होगा और अनफेयर होगा और अनसेटिस्फाइड एम्प्लॉय हो जाएगा वो, मतलब कि और वो मैक्सिमम एफर्ट अपना देगा नहीं टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है मतलब कि। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं जो कि आपका है एट्थ प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, एट्थ प्रिंसिपल है ये मतलब कि। तो चलिए जानते हैं। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन इवन डिस्प्यूट ऑफ पावर एट every level of management. According to Fioll, a company must be completed centralization or complete decentralized, but there is combination of both depending upon the nature, the size of the organization. A small organization must be organized and managed with centralization technique. In large organization there is need of decentralization. तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है मतलब कि सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल का ये एट्थ प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, तो चलिए इसको विस्तार से हम समझते हैं मतलब कि। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कि अथॉरिटी का बंटना, मतलब कि जितनी भी पावर वावर है वो बट जानी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन सॉरी, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर का नहीं बंटना, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर का बंटना। तो इसमें क्या कहना चाहता है, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों को बैलेंस बैलेंस मात्रा में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन हो जाए एक और मतलब पूरा सेंट्रलाइजेशन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन, या क्या या डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन किस किस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तो छोटी फर्म जितनी भी है उसमें सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और जितनी भी बड़ी फर्म है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि काम वर्कलोड कम होगा, वर्कलोड कम होगा तो कम लोग होंगे, तो कम लोग को मतलब कि ऑर्डर मतलब डायरेक्शन देने के लिए एक मतलब दो तीन बॉस ही काफ़ी है, मतलब दो दो या एक बॉस, सॉरी दो या एक बॉस काफ़ी है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि चार बॉस होने चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट मतलब कि। तो ये पॉइंट ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है आपका मतलब कि। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका नाइन्थ प्रिंसिपल। तो नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी सॉरी तो हम बात कर रहे थे फ्योल की नाइन्थ प्रिंसिपल की, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन से क्या समझते हैं, तो चलिए जानते हैं क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल। स्केलर चेन मींस द लाइन ऑफ अथॉरिटी चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल फ्यूल। इंस्टेड द चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू ईच चेन ऑफ ईच key of these chain. No skipping of any one of key should be allowed। तो मतलब कि स्केलर चेन क्या कहते हैं, मतलब कि मतलब कि जो भी अथॉरिटी होगी वो मतलब कि स्केलर स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियरिटी। मतलब कि अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू दी डिपार्टमेंट, मतलब अथॉरिटी एक लाइन में होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और वो सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए और उसमें कोई स्किपिंग नहीं होनी चाहिए। जो और ऊपर से नीचे लेवल तक होना चाहिए, मतलब मतलब स्टार्ट होता है ऊपर लेवल से और ख़त्म होता है नीचे लेवल तक, और उसके बीच में कोई मतलब कि वो नहीं होनी चाहिए, स्किपिंग नहीं होनी चाहिए लाइन ऑफ अथॉरिटी में मतलब। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है मतलब कि। तो बात कर लेते हैं हम आपकी टेंथ प्रिंसिपल की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फ्योल प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है टेंथ प्रिंसिपल। तो चलिए जानते हैं क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल आपका मतलब कि। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर मस्ट नॉट बी मीन्स कमांड, बट इट refers to orderly arrangement of men and material that is fixed at place for everything everyone in the organization. Fuel instead insist that there must be fixed place to keep every material and things used in the organization, fixed place or city cabin seat or cabin for each employee of organization, so that no time and energy is wasted in searching men and material of any
पर्सन। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब कि क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहना चाहता है ये एक कमांड नहीं है सिर्फ, और ये है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब कि एज अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया, मतलब मैन एंड मटेरियल का, मतलब कि जितने भी काम कर रहे हैं। और ये प्रिंसिपल यही कहना चाहता है, मतलब कि तो चलिए बात करते हैं हम आपकी नेक्स्ट प्रिंसिपल की, फ्यूल प्रिंसिपल, मतलब कि जो कि है आपका 11th प्रिंसिपल, मतलब कि है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फ्यूल प्रिंसिपल ये क्या कहना चाहती है ये प्रिंसिपल, तो चलिए जानते हैं विस्तार से हम। Equity refers to kind, fair, and just treatment of employees. Employees must put maximum effort only when they are treated with kindness and justice. If a manager is biased in dealing with the employees, then the employees will get dissatisfied and will not contribute to maximum capacity. Equity do not means equal salary to a peon or supervisor, but equity means the application of disciplinary rules, leaving rules in same way irrespective of their grade, पोजीशन एंड जेंडर। तो मतलब कि क्या है, इक्विटी क्या है, भेदभाव करना नहीं है, ये प्रिंसिपल भेदभाव नहीं करता है, ऐसा ये फ्यूल प्रिंसिपल कहता है। मतलब कि और कोई कोई भी इनजस्टेड और काइंडनेस, मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ के साथ इंजस्टेड नहीं होना चाहिए, और जो भी उसको काम वाम मिला अकॉर्डिंग टू दैट उसके वेजेस फिक्स्ड होने चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। और तभी एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट ऑफ गोल की तरह कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है, मतलब कि आपका, और बस यही कहना चाहता है आपका। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है आपका 12th प्रिंसिपल, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है फ्यूल का, आइए चलिए जानते हैं क्या कहना चाहता है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंसी टर्मिनेशन और ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग्स द एम्प्लॉयज, बिकॉज द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब the employees cannot contribute maximum frequent turnover of employee is bad for the organization. Such decision must be taken when there are almost unavoidable. Not only turnover but frequent transfer or rotation must be avoided, because it takes some time to a person to learn and get settled on job, and the time बस सेटल ऑन दी जॉब। तो मतलब ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब ये क्या कहना चाहता है प्रिंसिपल, मतलब ट्रांसफ़र और रोटेशन नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉय से मतलब कि एम्प्लॉय छोड़ देगा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है, मतलब कि टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है आपका, जो कि आपका है आपका 13 प्रिंसिपल फ्यूल का, मतलब कि जो कि है इनिशिएटिव। तो थर्ड प्रिंसिपल है आपका फ्यूल का इनिशिएटिव। 13 प्रिंसिपल, मतलब कि तो चलिए जानते हैं कि क्या कहना चाहता है ये प्रिंसिपल। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। फ्यूल सजेस्टेड दैट द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक इनिशिएटिव्स इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान इट। उसके बाद है द इनिशिएटिव डू नॉट मीन्स disobedience, that is मतलब कि once decision are taken by the manager then the employees must follow it whether it is according to the employee suggestion or not। और इसको फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से क्या कहना चाहता है, बिफोर सेटिंग अप द प्लान ऑफ द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एंड द आइडिया ऑफ एम्प्लॉयज टू अलाउड their maximum participation, but once the plan is made every employees must follow it and implement it। तो इनिशिएटिव मतलब कि क्या है, इनिशिएटिव मतलब कि ये है टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। हर बंदा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा तो काम में भी काम जो भी कर रहा है वो अचीवेबल होगा, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है अचीवेबल हो पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है आपको, मतलब कि और ये क्या है, जो भी
मैनेजर सजेशन देता है अपना, तो वो सजेशन सभी को फॉलो करना चाहिए और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए। तो ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है मतलब कि। तो चलिए हम आखिरी प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, जो कि है फ्योल का 14 प्रिंसिपल, जो कि है क्रॉप स्प्रेड दी क्रॉप कॉप सॉरी कॉप सॉरी स्पिरिट डी कॉप कॉप है मतलब 14 प्रिंसिपल फ्यूल का। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, तो चलिए जानते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। मैनेजर मस्ट एनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट यूनिट हार्मनी, दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड cooperation इन ऑर्गेनाइजेशन। अ मैनेजर मस्ट रिप्लेस आई विद मी विद क्या कहते हैं, दिस इज गिविंग राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग्स टीम मेंबर्स। तो ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, ये प्रिंसिपल कहना चाहता है आपका मतलब कि ये प्रिंसिपल प्रमोट करता है आपका टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी को प्रमोट करता है। और मतलब कि ये प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन और आपका कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन दोनों को बैलेंस करता है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि आपका। और मतलब कि आई को रिप्लेस कर देना चाहिए वी से, मतलब कि टीम मतलब छोटे शब्दों मतलब अगर सिंपल शब्दों में बताए तो ये कहना चाहता है आपका मतलब कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट दी टीम स्पिरिट कोई भी गोल अचीव कर नहीं पाएगी। तो एक दूसरे का साथ होना चाहिए, मतलब कि ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है। तो हमने 14 प्रिंसिपल पूरे इसमें कवर कर लिए फ्यूल प्रिंसिपल के, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड लेसन आपकी बिजनेस स्टडी के 12th क्लास के। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।